हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यांग काई हुमई की हेल्प लेने के लिए उसके घर पहुंचता है, जहां पर यांग काई को रिसीव करने के लिए हुमई की ट्विन सिस्टर आ जाती है, जिसके बारे में यांग को कोई आइडिया नहीं था। पर फिर भी रूम के अंदर हो रही उसकी 3rd डिग्री टॉर्चर से वो पता लगा लेता है कि ये हुमई तो बिल्कुल नहीं है, और इसे साबित करने के लिए उसके पास 5 वैलिड रीजंस थे। अब वो रीजंस तो आपको एपिसोड देखकर ही पता लगाना पड़ेगा। हुमई की सिस्टर ये देखकर यांग से इम्प्रेस तो थी, पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। साथ ही वो हुमई को परमिशन दे देती है कि वो यांग के साथ माइन एरिया में जा सकता है। अब यांग के साथ सफर का सुनकर तो हुमई बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, तो वो खुशी खुशी वहाँ से निकल जाती है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग को अपने पास्ट के बिहेवियर को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो हुमई से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। पर हुमई भी लाइक कि कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी चीजों के बीच में से छोटी चीजों को कौन ही याद रखता है। वैसे भी मुझे तो उस दिन की सबसे खास मेमोरी याद है, जब वो दोनों सीनियर्स मेरे सामने अचानक से आ गए थे। तब तुम मेरे सामने आकर खड़े होकर मुझे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे। ये सुनकर यांग शर्माते हुए कह रहा था कि ये कब हुआ, मुझे तो याद ही नहीं। हुमई तो बहुत ज्यादा चिलैक्स होते हुए कह रही थी कि कोई बात नहीं, तुमने ही तो कहा था कि तुमने सबकॉन्शियसली किया, तो फिर तुम्हें कैसे याद रहता। वैसे सच कहूँ तो मेरी पूरी जिंदगी में तुम वो पहले इंसान थे जो सच में मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था, वरना तो आज तक सबको मुझसे किसी न किसी तरीके का मतलब था। ये सुनकर यांग तो थोड़ा सैड फेस बनाने लगता है, पर हुमई उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है कि ओ लुलू, मैं इतनी भी ज्यादा सैड नहीं हूँ। वैसे भी उन चिपकू लड़कों से मुझे क्या ही शिकवा, मुझे उनका सोचकर बिल्कुल बुरा नहीं लगता। यांग इसके जवाब में कहता है कि मेरा लड़कियों के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है, इस वजह से मुझे कोई आइडिया नहीं। ये सुनकर हुमई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि सच में। वो तो चिढ़ते हुए कह रहा था कि पिछले 2 दिनों से सिर्फ तुम दोनों ही बहनें हो जो मुझे सीरियस कर रही है मेरा फायदा उठाने के लिए। हुमई भी लाइक कि मुझे मेरी सिस्टर को छोड़ देना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर मुंह तोड़ देती तुम्हारा तो सही रहता। यहाँ यांग अपने उस क्यूरियोसिटी को और होल्ड नहीं कर पाता। आखिर में वो हुमई से पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर ट्रू युआन रियान पर है। हुमई भी लाइक कि हाँ, वो ट्रू युआन रियान पर है, तुमसे 4 लेवल ऊपर। यांग को तो बुरा लग रहा था कि उसने उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। दूसरी तरफ हुमई उसे चिपकते हुए कह रही थी कि मेरी सिस्टर के सामने जो तुमने कहा कि उनका बट एक छोटा है एक बड़ा, क्या वो सच था और मेरे बारे में क्या ख्याल है। ये सुनकर तो यांग अपनी जान बचाकर भागते हुए कह रहा था कि हम लेट हो जाएंगे, हमें जल्दी निकलना होगा। हुमई इस बात को कवर करने के लिए कह रही थी कि ब्लैक विंड फॉरेस्ट ही तो जाना है, कौन सी दूर है। यहाँ रास्ते में आगे बढ़ते हुए हुमई हमारे यांग को अपने माइनिंग एरिया के बारे में काफी सारी चीजें बताती है, जैसे कि वहाँ पर यांग एनर्जी सीड के साथ साथ ये नई एनर्जी सीड भी मिलती है। और कुछ सालों पहले तो जो रिसर्चर्स थे उन्हें कुछ भी ढूंढ के नहीं मिल रहा था, पर फिर हुमई ने वहाँ की जिम्मेदारी ली और उसने आसपास के एरिया को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद उनका लक काम कर गया और उन्हें काफी सारे ट्रेजर्स मिल गए, जिससे अब उनका वो गैंग काफी अच्छा प्रॉफिट कमाता है। ये जानकर तो यांग को भी खुशी होती है। वो तो कह रहा था कि सही है, तुम्हारा लक ना होता तो शायद आज तुम्हारा गैंग डूब गया होता। पर हुमई यहाँ पर सैड होते हुए एक बात का खुलासा करती है कि उसे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि अगर उस दिन यांग ना होता तो शायद वो इस लायक भी नहीं थी कि खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। उसे अपने कमजोर होने पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि अगर वो कमजोर ना होती तो उस दिन खुद को और यांग को दोनों को प्रोटेक्ट कर पाती। वो तो यांग से कहती है कि तुम्हें पता है, अगर तुम आज नहीं आते ना तो फिर मैं तुम्हें मिलती ही नहीं। यांग के पूछने पर कि क्यों नहीं मिलती, वो बताती है कि उसे पावरफुल होने के लिए किसी जगह जाना था और वो आज ही रवाना होने वाली थी। पर देखो यांग की किस्मत कितनी अच्छी है कि उसे हुमई मिल गई। वो तो उससे सवाल करते हुए पूछ रही थी कि बताओ बताओ, अगर मैं आज यहाँ से निकल गई होती तो क्या तुम मुझे ढूंढ पाते। यांग वैसे तो परेशान था, लेकिन वो हुमई के सामने एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो कुछ सोच रहा है। हुमई कहती है कि पागल, अब आगे बढ़ते हैं, रहने दो इस सवाल को। थोड़ी देर में ही वो लोग माइनिंग एरिया तक पहुँच जाते हैं। उस बड़े से माइनिंग एरिया को देखने के बाद यांग हुमई से कह रहा था कि इसे संभालने में तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना। हुमई भी लाइक कि नहीं, ग्रैंडपा लोंग इसे संभालने में हमारी हेल्प करते हैं। ग्रैंडपा लोंग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इस पूरी जगह का ख्याल वो अकेले रख लेते हैं। अब शायद उनके बाद उनका ग्रैंडसन इसे संभालेगा। ग्रैंडसन वाली बात पर वो थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी। यांग के उसे परेशान होता देखकर उसके पूछने पर वो बात घुमा देती है और फिर दोनों माइनिंग एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। जहाँ अंदर पहुँचने के बाद तो यांग को काफी अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। हुमई के पूछने पर वो कहता है कि पता नहीं, बहुत अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। तभी उनकी बातों के बीच में वो ओल्ड मैन भी अपीयर हो जाते हैं, जिसका जिक्र भी हुमई कर रही थी। उन्हें
देखने के बाद तो हुमे काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि ग्रैंडपा लोंग आप आ गए। वो यांग से मास्टर लोंग को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि ये लोंग ज़ाइटियान है, हमारे डेप्यूटी लीडर। यांग उन्हें देखने के बाद काफी रिस्पेक्टफुल तरीके से ग्रीट कर रहा था, पर ये बुढ़ा तो ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कि उसने यांग को देखा ही ना हो। वो हुमी से कहता है कि मिस आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, अगर आपके फादर को पता लगा तो वो हमें बहुत ज्यादा डांटेंगे, इसलिए आप वापस चले जाओ। यहाँ पर गर्मी और मिट्टी बहुत ज्यादा है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। हुमी इस बात को संभाल लेती है कि कोई बात नहीं, मैं पापा को समझा दूंगी, उसके बाद वो आपको नहीं डांटेंगे। और वैसे भी उन्हें इस बारे में तब तक पता नहीं लगेगा जब तक आप उन्हें ना बता दो, तो प्लीज उन्हें मत बताना। यहाँ यांग को ये जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये बुढ़ा ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि यांग यहाँ पर हो ही नहीं। तभी हुमे लोंग को याद दिलाती है कि मैं अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर आई हूँ, उसे हमारे माइनिंग एरिया से कुछ खरीदना है, क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये सुनकर वो बुढ़ा जो कि यांग से पहले ही चिढ़ा हुआ था, वो कहता है कि इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमारे गैंग का मेंबर हो। तो यांग खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि वो लिंगशाओ पवेलियन का एक डिसाइपल है। ये सुनकर तो वो बुढ़ा एक केवल स्माइल मारते हुए कह रहा था कि मुझे कोई न कोई तरीका निकालना होगा इसे सबक सिखाने का। फिर वो ये बात उठाने लगता है कि ये माइनिंग एरिया तो हमारे गैंग का सीक्रेट है, इसलिए वो हुमे को खुद से दूर करते हुए कहता है कि मिस मुझे माफ कर देना रूड होने के लिए, लेकिन आप अभी बहुत छोटी हैं ये जानने के लिए कि यहाँ किस किस तरीके की साजिशें हो सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा माइनिंग एरिया बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, बहुत सारे लोग हैं जो इसी फिराक में हैं, जो जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे इस माइनिंग एरिया में क्या सीक्रेट्स मौजूद है। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, इसलिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि देखूं किसके इंटेंशन अच्छे हैं और किसके नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ये लड़का सही है। ये सुनकर तो यांग को भी गुस्सा आ रहा था, वो समझ जाता है कि ये बुढ़ा उसे फंसाने के लिए झूठे बहाने बना रहा है। हुमे समझाने की कोशिश करती है कि ग्रैंडपा लोंग ये वैसा लड़का नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, ये तो बस यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स खरीदने आया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सुनकर तो वो हंसते हुए कह रहा था कि शॉपिंग जो कि हमारे इस माइन एरिया के बाहर भी हो सकती है मार्केट में, उसके लिए माइन एरिया में आने की क्या जरूरत थी, ये पक्का यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने आया है। यांग को तो ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये बुढ़ा कितनी डेस्परेटली उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। हुमे ग्रैंडपा लोंग के सामने आते हुए कह रही थी कि यांग इस तरीके का लड़का नहीं है, वो मेरा दोस्त है और यहाँ पर वो मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए आया है। ये बुढ़ा जानता था कि हुमे के रहते वो यांग को कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कहता है कि मिस शायद आपको गैंग रूल के बारे में कुछ नहीं पता, और हमारे गैंग रूल के हिसाब से अगर कोई भी बाहर वाला आए और यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करे तो उसे जान से मार देना चाहिए, इसलिए मैं इस लड़के पर कोई रहम नहीं खाने वाला। यांग अब तक बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था, वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये मर्डर उसे जान से मारने के इरादे से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से बच के निकलने का कोई और रास्ता नहीं है, उसे फाइट बैक करना ही होगा। इसलिए खुद को एक चांस देने के लिए वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए फाइट मोड में आ गया था। वहीं ये बुढ़ा यांग को अपनी एनर्जी रिलीज करता देखकर कहता है कि बॉडी टेम्परिंग रियल में होने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरीके का एक्शन शो करने की। ये बोलने के बाद वो लोंग नाम का बुढ़ा अपने पास से अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, जिसकी हेल्प से उसने हमारे यांग की स्पिरिचुअल पावर को अंदर ही सील कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी यूज नहीं कर पाता और ये बहुत ज्यादा पेनफुल था। वो तो अपने घुटनों पर आकर सोचने लगता है कि इस बुढ़े ने मुझ पर अपना सीक्रेट मेथड यूज किया है, इसने मुझे अपनी पावर यूज करने से रोककर मुझे पूरी तरह से जान से मारने की प्लानिंग कर ली है। यहाँ यांग अब तक अपनी जगह पर फ्रीज था और खुद को रिलीज करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो बुढ़ा एक जानलेवा अटैक प्रिपेयर करके यांग तक पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हमें यांग के स्पिरिचुअल सी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक चेन से ट्रैप थी, जिसकी हेल्प से वो अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहा था। वो अपनी पूरी जान लगाते हुए उस स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो स्कल मॉन्स्टर यांग को खतरे में देखकर अपनी पावर अनलिश कर चुका था। इस बुढ़े के खतरनाक पाम अटैक को वो स्कल मॉन्स्टर अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी प्रेशर इतना ज्यादा था कि बेचारी हुमे भी सहम गई थी। यांग के उस स्कल मॉन्स्टर के अटैक की वजह से ये ओल्ड मैन काफी पीछे हट जाता है। वो तो हैरान था ये देखकर कि इस लड़के ने उसके इस पावरफुल अटैक को कैसे ब्लॉक कर लिया। यहाँ दूसरी तरफ स्कल मॉन्स्टर के वापस जाने के बाद फिर से यांग की बॉडी वीक पड़ गई थी और थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी का कंट्रोल खोने के बाद वो कहता है कि दोबारा वही फीलिंग, पर फिर अपने सामने उस बुढ़े को देखने के बाद वो कहता है कि अगर इस स्कल मॉन्स्टर ने मेरी बॉडी को कंट्रोल नहीं किया होता तो आज मैं उस किलर मूव की वजह से मारा जाता। वहीं ये बुढ़ा तो अभी भी यांग को सही सलामत देखने के बाद सदमे में था। वो कहता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी वो डिवाइन रियान की सीक्रेट टेक्निक आखिर एक बॉडी टेम्परिंग रियान का बंदा कैसे ब्रेक कर सकता है। हेवनली मास्टर्स का भी इस टेक्निक को ब्रेक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो फिर मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा कि मुझे एक बॉडी टेम्परिंग रियान के छोटे बच्चे
बच्चे ने हरा दिया। ये बोलकर वो फिर से अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर गैदर करके एक काफी किलर अटैक प्रिपेयर कर चुका था, इससे पहले कि वो ये अटैक उस पर थ्रो कर पाता। होमई उस बुढ़े के सामने आकर कहती है कि खबरदार, अगर आपने यांग पर दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो। वो तो उस एल्डर के अटैक के सामने आ चुकी थी, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी उस बुढ़े को रुकना पड़ता है। होमई को अपने सामने देखने के बाद वो कह रहा था कि आपके फादर ने ये ऑर्डर दिए हैं, हमारे गैंग रूल के हिसाब से जो कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक करने की कोशिश करेगा उसे जान से मार देना चाहिए। पर होमई कहती है कि आपको किसने कहा कि ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेने आया है, और अगर ये लेने भी आया है तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो तो फिर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन मुझसे शुरू करना। ये बुढ़ा बहुत ज्यादा कोशिश करता है होमई को समझाने की कि आप अभी छोटी हैं, इस माइनिंग एरिया के लॉज के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं पता, आप बुरी तरीके से फंस सकती हैं। पर होमई अपनी जगह से अपने फैसले से टस से मस नहीं होती, और ये देखने के बाद वो बुढ़ा समझ आता है कि जब तक होमई यहाँ पर है वो यांग को कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि न केवल होमई यांग के साथ है बल्कि वो उसे प्रोटेक्ट भी कर रही है। यहाँ होमई उस बुढ़े से कहती है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अब ये सुनकर तो ना चाहते हुए भी उस बुढ़े को वहाँ से जाना पड़ रहा था। उसे वहाँ से जाता देखकर यांग रोकते हुए कहता है कि आज जो आपने मुझे बिना गलती के जान से मारने की कोशिश की है ना, इस चीज का बदला तो मैं आपसे जरूर चुकाऊंगा, वो भी 5 साल बाद वापस आकर। तब तक मैं चाहूंगा कि ओल्ड मैन मेरा इंतजार करे, क्योंकि वो भी तो मुझसे फाइट करना चाहते ही होंगे। वो ओल्ड मैन यांग को गुस्से से घूर कर देखता है और फिर कहता है कि तब तक जिंदा तो रहो, तब की तब देख लेंगे। उसके वहाँ से जाने के बाद यांग बिलाई कि आऊंगा तो जरूर। उस बिड्डे के वहाँ से जाने के बाद होमई बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। वो यांग से माफी मांगने लगती है कि उसे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। यांग उसे माफी मांगता देखकर उसे माफी मांगने से मना करता है, ये कहते हुए कि यहाँ आने की जिद तो मैंने की थी ना, तुम्हारी इसमें क्या गलती। यांग बस यही सोच रहा था कि आखिर वो स्कल मॉन्स्टर ना होता तो पता नहीं आज उसका क्या बनता। शायद उसकी जान आज उसके प्योर गोल्डन असुरा बॉडी ने बचाई है। इधर यांग को सोच में डूबा हुआ देखकर होमई उसे कहती है कि तुम यहाँ बस मेरा इंतजार करो, मैं भी थोड़ी देर में आई। दूर से यह बुढ़ा अपने पोते के साथ अभी भी यांग पर नजर रख रहा था। ग्रैंडसन अपने ग्रैंडपा से कह रहा था कि आपने इसे जान से क्यों नहीं मारा। वो बुढ़ा कहता है कि मेरे लिए इसे जान से मारना बहुत आसान था, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं इसे जान से मार तो दूं, लेकिन फिर होमई हम दोनों के खिलाफ हो जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि वो हमारे खिलाफ हो जाए? वो तो मना करने लगता है। यहाँ उसका दादा उसकी कुटाई लगाते हुए कह रहा था कि तुम्हें अपने बड़े भाई से कुछ सीखना चाहिए कि औरतों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये बुढ़ा कहता है कि तुम क्या चाहते हो, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो मैं उसे बांधकर तुम्हारे बिस्तर तक ले आऊं। तुम्हें अच्छे से पता है कि हु हैन की सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। अगर तुम दोनों भाई मिलकर उन दोनों को पटा लेते हो तो फिर इस पूरे ब्लडी बैटल गैंग के हम चीफ बन जाएंगे, और आने वाले टाइम में इस पूरे गैंग में सिर्फ लॉन्ग नाम का सरनेम होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी पसंद की लड़की को अपने पास ले आओ। ये सुनकर तो इस बुढ़े का ग्रैंडसन कहता है कि डोंट वरी ग्रैंडपा, होमई को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिलहाल तो वो अपने दादाजी से यही पूछ रहा था कि अभी इस लड़के का क्या करना है। उसके दादा कहते हैं कि वक्त पर छोड़ दो, जब मौका मिले तब निपटा देना। इधर दूसरी तरफ हमें यांग को दिखाते हैं जो कि होमई का वेट कर रहा था। वो दौड़ती दौड़ती हाफती उसके पास पहुंचती है। हमें पता लगा था कि होमई और कुछ नहीं बल्कि यांग के लिए सीड्स लेने गई थी, जिसे लेकर वो उसे थैंक यू बोलता है। यांग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि होमई सिर्फ अपने गैंग के खिलाफ गई मेरी वजह से। उसे तो होमई अब बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से भागना शुरू कर देता है। होमई को तो समझ नहीं आता कि आखिर ये मुझे लेके कहाँ जा रहा है, पर फिर भी वो उसके साथ चली जाती है। यांग उसे माइन एरिया से बाहर लाते हुए कह रहा था कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है और मैं तुम्हारा फेवर रिटर्न करना चाहता हूँ। होमई को तो समझ नहीं आता कि पता नहीं कौन सा फेवर लौटाने की बात कर रहा है, पर यांग कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। अब वो तो यांग पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। यांग उसे जमीन पर हाथ मारते हुए कहता है कि अगर 10 फीट जमीन पर नीचे खोदोगी तो तुम्हें यांग एट्रीब्यूट्स वाली बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब उसकी इस कला को देखने के बाद तो होमई भी लाइक कि इसने अपने अंदर कौन कौन से सीक्रेट छुपा के रखे हैं। देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कचरा है। अब यांग वहाँ से निकलने की कर रहा था क्योंकि उसे वापस जाकर प्रैक्टिस भी करनी है। होमई भी लाइक कि अरे अपने बताए हुए सीक्रेट का क्रेडिट तो ले लो, पर वो कहता है कि ये तुम सिर्फ अपने साथ तक रखोगी, किसी को नहीं बताओगी कि इस बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये बोलने के बाद वो तो वहाँ से चला जाता है। होमई भी लाइक कितना बड़ा सीक्रेट कीपर है। वापस जाते हुए यांग यही सोच रहा था कि वो बहुत कमजोर है, उसे बॉडी टेम्परिंग रैंक को ब्रेक थ्रू करके ऊपर आना ही होगा, और वो ऐसा कहते हुए बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।